आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। हालांकि टॉपिक तो सारे इम्पॉर्टेंट है, उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर हमारे प्लांट में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होता है। मतलब कि प्लांट में हमारा किस प्रकार से उसके अलग अलग प्रकार के बॉडी पार्ट मिलकर काम करते हैं, जिसके वजह से हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है। तो यही हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक में देखने वाले हैं। चलिए देखा जाए। इसमें सबसे पहला देखिए, इसमें कहा गया है प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट विच आर एज फॉलोज। यानी कि प्लांट में अक्सर ना दो प्रकार का मूवमेंट देखा जाता है। पहला है हमारा डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो ये हमारे प्लांट में दो अलग अलग प्रकार के मूवमेंट हैं। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, पहले इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें ना टॉपिक यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मिलाएंगे तो टॉपिक है हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। हालांकि इसको आप इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल दोनों सेम चीज़ है। तो इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर डिपेंडेंट एंड ग्रोथ में हम लोगों को पढ़ना क्या होता है। देखिए इसके लिए हमारे पास एक डायग्राम होना बहुत ज़रूरी है। आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम, वही डायग्राम हमारा यहाँ पे भी दिया गया है। इस डायग्राम को आप अपने बुक में देखेंगे। चलिए समझिए पहले ध्यान से, उसके बाद डायग्राम भी आपको यहाँ पे समझाएंगे कि ये क्या कह रहा है। कहा गया है व्हेन द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव प्लांट का मतलब यहाँ पे हमारा दिया गया है मिमोसा पुडिका, या फिर आप इसको टच मी नॉट भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको हिंदी में छुई मुई भी कह सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो प्लांट का डायग्राम आपके सामने दिया गया है, ये हम लोग इसको बायोलॉजी के टर्म में मिमोसा पुडिका कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको टच मी नॉट कहते हैं, और हिंदी में हम इसको छुई मुई कहते हैं। मतलब कि इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। तो ये हमारा कैसा है, सेंसिटिव प्लांट है। अब इसको हम लोग सेंसिटिव प्लांट क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी रीजन है। तो एक बार हम पूरा पढ़ते हैं लाइन, उसके बाद समझाते हैं क्या है। देखिए व्हेन द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट are touched with the finger, then an electrical impulse is generated which travels through cells of the leaves। मतलब कि जब हम लोग इस पौधे को, अच्छा ये पौधा आपने देखा भी होगा शायद, यानी कि जो छुई मुई होता है इसको आपने देखा भी होगा कि यानी कि जैसे ही हम लोग इसके पत्ते को टच करते हैं ये मुरझा जाता है ना। तो मुरझाता क्यों है उसका रीज़न आज आपको यहाँ पे मालूम चलेगा। देखिए होता क्या है ना, जब हम लोग इसके पत्ते को टच करते हैं तो इसके पत्ते में एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। मतलब कि जैसे हमने इसको टच किया, मेरे टच करने के एहसास को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस लीफ के हर एक प्रकार के सेल के पास चल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखो, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्ट्स ऑन अ प्लांट हार्मोन। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी कि जैसे हमने इसको टच किया, आप इमेजिन करो कि हम एक छुई मुई के पौधे के पत्तों को टच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमने इसको टच किया तो हमारे टच करने के एहसास को उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, पहला बात। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके पास चला गया, हमारा प्लांट के हार्मोन के पास चला गया। अब देखो ये हार्मोन क्या होता है, ये हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में भी पढ़े हुए हैं, 7-8 में भी हम लोग पढ़े हुए थे हार्मोन क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे हार्मोन का एक दोबारा मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। The function of control and coordination in plant is performed by the chemical substances called plant hormone। यानी कि प्लांट में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने का काम है, मतलब कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करने का जो काम है वो हमारा केमिकल सबस्टांस का काम है, और उसी केमिकल सबस्टांस को हम लोग कह देते हैं प्लांट हार्मोन। ठीक है, चलिए वही बात यहाँ पे था। अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो जैसे हमने इस पत्ते को टच किया, इस पत्ते ने हमारे छूने के एहसास को यानी कि टच करने के एहसास को, इन्फॉर्मेशन को किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा कहाँ चला गया, प्लांट के हार्मोन के पास चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्लांट के हार्मोन के पास हो गया है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब क्या होगा देखो, द प्लांट हार्मोन मेक्स द वाटर माइग्रेट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लीव्स टू द इंटरसेलुलर स्पेस। अब देखो हमारे सेल के बीच में ना स्पेस होता है, मतलब कि दो सेल है तो दो सेल के बीच में स्पेस है, खाली जगह है, उसी खाली जगह को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अब इसका पूरा मतलब समझिए होता क्या। देखो जैसे, अच्छा यहाँ पे आपको यह मानना पड़ेगा
कि यदि ये हमारे प्लांट का लीफ है, यानी कि इस प्लांट का यदि हमारा पत्ता है, लीफ है, तो हर जगह पे सेल प्रेजेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा। मतलब कि यदि हमारा प्लांट है और प्लांट का लीफ है, इसका मतलब है कि इसके हर जगह पे प्लांट का सेल मौजूद है। अब एक्चुअली में होता क्या है ना, जैसे ही हमने उसको टच किया तो हमारे टच करने के एहसास को, उस इन्फॉर्मेशन को इस प्लांट ने, यानी कि इसमें इसको हमारे इन्फॉर्मेशन को उन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में पहला बार कन्वर्ट किया। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसके पास लेके गया? वो प्लांट के हार्मोन के पास गया। अब हार्मोन क्या करता है, हर एक सेल के पास जो वाटर प्रेजेंट है ना, उस वाटर को खींच लेता है अपनी ओर, और खींच के कहाँ पर रखेगा? दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में पानी को रख लेगा। मतलब ये हो गया कि प्लांट हार्मोन सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है हर एक सेल के पास, उस हर एक सेल से वाटर को वो खींच लेगा। कौन खींचेगा? प्लांट हार्मोन खींच लेगा। अब जब बताइए, जब हर एक लीफ के पास प्लांट में वाटर है और जब उस वाटर को पीछे खींच लिया जाएगा, तो बताइए ये प्लांट हमारा खिला हुआ दिखेगा या मुरझा हुआ दिखेगा? मुरझा जाएगा। इसीलिए प्लांट हमारा क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा वाटर प्रेजेंट था वो वाटर हमारे इंटरसेलुलर स्पेस में चला गया। मतलब कि जो दो सेल के बीच में जो स्पेस था उसमें जाके वो हमारा पानी अभी फिलहाल अस्थिर से पड़ा हुआ है। अब आगे क्या होता है ये देख लो। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स मेकिंग द लीव्स टू फोल्ड, यानी कि जब हमारा प्लांट, उस पत्ते से हमारा वाटर जब पीछे की ओर खिंचा जाएगा, जब वो हमारा प्लांट हार्मोन, प्लांट के यानी कि प्लांट हार्मोन जब लीव से वाटर को पीछे खींच लेगा तो हमारा पत्ता क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। इसीलिए बेसिकली हमारा प्लांट का, ये जो हमारा प्लांट है बेसिकली छुई मुई, इसके पत्ते हमको फोल्ड किए हुए नज़र आते हैं जब हम लोग उसको टच करते हैं। ठीक है, आगे एट अ गैप ऑफ 15 to 13 minutes आफ्टर द लीव्स हैव फोल्डेड, वाटर डिफ्यूजेज बैक इनटू सेम लीव्स फ्रॉम विच इट लेफ्ट एंड द लीव्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन जब आप उसको 15 से 30 मिनट खाली छोड़ देंगे ना, तो दोबारा आप देखेंगे कि उस लीफ में दोबारा वाटर भर गया। जो वाटर वो पीछे चला गया था वो वाटर दोबारा लीफ में आ जाएगा, और दोबारा 15 से 30 मिनट के बीच में आप देखेंगे वो उस प्लांट का जो लीफ है बिल्कुल वो आपको दोबारा खिला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एक बार हम आपको यहाँ पे पूरा समझा दे रहे हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है ना, आप इमेजिन करो कि आपके सामने एक छुई मुई का प्लांट है और आप उसका पत्ता है, आप उसके पत्ते को टच कर रहे हो। आपने जो टच किया बेसिकली उस प्लांट को आपने क्या दे दिया? इन्फॉर्मेशन दे दिया कि भाई हम आपको टच कर रहे हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा प्लांट के द्वारा। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा भेज दिया जाएगा प्लांट के हार्मोन के पास। ये कौन भेजता है? सेल भेजता है, सेल काम करता है ये सब। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा चला गया प्लांट के हार्मोन के पास। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लांट हार्मोन के पास गया, प्लांट हार्मोन क्या करेगा? हर एक सेल के पास जितने भी मात्रा में पानी प्रेजेंट है वो सारे पानी को पीछे खींच लेगा, और पानी को पीछे खींचे कहाँ पे जमा कर देगा? दो सेल के बीच में जो स्पेस है उसमें वो जमा कर देगा। और तब जब हमारा हर एक लीफ से पानी पीछे खींचा गया तो ऑब्वियस ये बात है प्लांट का लीफ आपको खिला हुआ नहीं बल्कि मुरझा हुआ दिखेगा, कुछ इस प्रकार का। दूसरा वाला जो डायग्राम है, ठीक है, इस प्रकार का आपको मुरझा हुआ दिखेगा। अब एक्चुअली में हुआ क्या? प्लांट में, इस लीफ में हमारा जो भी वाटर था वो तो पीछे चला गया। अब जब आप इसको खाली छोड़ देंगे 15 से 30 मिनट, तो दोबारा पीछे से जो हमारा पानी चला गया था वो दोबारा लीफ में आ जाएगा और दोबारा आपको ये खिला हुआ दिखेगा। तो ये हमारा होता है छुई मुई में, कोई दिक्कत इसमें। और ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, कौन सा? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ वाला, यानी कि इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारा सेकेंड था इसमें क्या? इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, है ना, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, या फिर आप इसको इंडिपेंडेंट ग्रोथ भी कह सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और ये ना आपके बुक में इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके बुक में बहुत कम बताया गया है, लेकिन बहुत कम से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और हर एक का डायग्राम भी आपके सामने लेकर हम आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या है देख लिया जाए थोड़ा सा। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। देखिए समझिए ध्यान से, आप ट्रॉपिज्म बोलिए या फिर आप ट्रॉपिक मूवमेंट बोलिए, बात हमारा एक ही होता है, सेम है। इसमें लिखा गया है अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट
इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिम्युलस in which the direction of the stimulus determines the direction of response is called tropism और tropic movement। मेरे हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। अब इसको ना हम आपको बहुत आराम से समझाते हैं, समझिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है, जिस एग्जाम्पल आपको बताते हैं बहुत अच्छा। आप इमेजिन करो कि आपके पास दो प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट को आपने घर के अंदर रखा है जिस पे सनलाइट नहीं पड़ रहा है, और एक प्लांट आपने घर के बाहर रखा अपने छत के ऊपर जिसमें सनलाइट डेली उसको पड़ रहा है। तो बताइए ग्रोथ ज़्यादा दिखने में किस में नज़र आएगा? बिल्कुल जो छत पे रखा हुआ है उसमें। तो यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, जो छत पे प्लांट रखा हुआ है उसको लाइट डेली मिल रहा है, और लाइट हमारा क्या स्टिमुलस है, क्योंकि लाइट का मतलब क्या, इन्वायरमेंट में चेंज। तो इन्वायरमेंट में चेंज का मतलब यहाँ पे हमारा क्या है, लाइट। तो स्टिमुलस के प्रति हमारा ग्रोथ किस में दिखने को ज़्यादा मिल रहा है? जो छत पे रखा हुआ है उसमें। मतलब कि जो प्लांट हमारा छत पे रखा हुआ है वो डेली सनलाइट को कैप्चर कर रहा है, डेली उसको सनलाइट मिल रहा है, मतलब कि वो प्लांट स्टिमुलस के प्रति डेली रिएक्ट कर रहा है, डेली ग्रो कर रहा है। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन जो घर के अंदर हमने प्लांट रखा ना, वो भी ग्रो करेगा, लेकिन उसमें ग्रोथ का रेट बहुत ही स्लो होगा, बहुत स्लो होगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस के प्रति जो हमारा ग्रोथ होता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। मतलब कि यदि आपका प्लांट ग्रो कर रहा है किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, तो हम लोग इसको कह देंगे ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल हमारा वही है कि जो छत पे हमने प्लांट रखा उसको सनलाइट डेली मिल रहा है, मतलब कि वो स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट डेली कर रहा है। अच्छा यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या है, प्लांट या सनलाइट? सनलाइट। तो सनलाइट के प्रति वो रिएक्ट डेली कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लांट हमारा स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करेगा उसी को हम लोग कहेंगे ट्रॉपिज्म या फिर उसी को हम लोग कह देंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। इसका कहने का मतलब ये है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा और आपको गहराई से जानकारी मिलेगा जब हम लोग आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे, तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे बेसिकली क्या है इसके बारे में और देखा जाए। उसके बाद अब यहाँ पे ना दो प्रकार का ट्रॉपिज्म होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या है देखो, if the growth or movement of a plant part is towards the stimulus is called positive tropism। मतलब कि यदि प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के प्रति उसके प्रति ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। जैसे अच्छा आपने हमेशा एक चीज़ गौर किया होगा, यदि गौर नहीं किया है तो अभी आपको यहाँ पे हम एक डायग्राम दिखाएंगे, उसमें आप ये देखेंगे कि प्लांट का वो हिस्सा जिसको सनलाइट डेली मिलता है ना, वो हिस्सा प्लांट यानी कि प्लांट का वो हिस्सा जिसको सनलाइट डेली मिलता है वो हिस्सा सनलाइट की तरफ झुका हुआ होता है। ये आपने गौर किया होगा, नहीं किया है तो अभी हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाएंगे तो वो आपको मालूम चल जाएगा। मतलब कि जिधर हमारा स्टिमुलस है उधर के प्रति हमारा जो प्लांट का पार्ट ग्रो कर रहा है तो वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। लेकिन जिधर स्टिमुलस है उधर ग्रोथ ना करके बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है तो हमारा नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा, ठीक है। यही हमारा है पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। हालांकि इसके बारे में भी आपको एग्जांपल देंगे और समझ में आएगा, घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्लांट में खास करके 5 अलग अलग प्रकार के ट्रॉपिज्म देखने को मिलते हैं। फोटो, जियो, कीमो, हाइड्रो और थिग्मो, इन सब के आगे आप ट्रॉपिज्म वर्ड लगा दो, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या है। इन फोटोट्रॉपिज्म द स्टिमुलस इज लाइट। फोटोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या होगा, लाइट होगा, क्योंकि फोटो का मतलब ही होता है लाइट। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या हो गया, ग्रेविटी होगा। अभी एग्जाम्पल देंगे, सबके बारे में डायग्राम भी दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इन कीमोट्रॉपिज्म द स्टिमुलस इज केमिकल। कीमोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या है, केमिकल है। उसके बाद हाइड्रोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या होगा, वाटर, क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। उसके बाद थिग्मोट्रॉपिज्म में हमारा स्टिमुलस क्या होगा, टच। अब ये टच क्या है, हम लोग अब इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में, यानी कि रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट। मतलब कि अब यहाँ पे हमारा प्लांट किसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा, किसके प्रति रिएक्ट करेगा, लाइट के प्रति रिएक्ट करेगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। चलिए, इसका ना हम लोग यहाँ पे जानकारी लेते हैं थोड़ा सा गहराई से, और एक डायग्राम भी आपके सामने दिखाएंगे जो कि आपके NCERT बुक में दिया गया है।
तो आप इसको ज़्यादा समझ पाएंगे। चलिए डायग्राम आपका बिल्कुल ये रहा, देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया है। ये डायग्राम आपके बुक का ही है। देखिए सबसे पहला तो आप फोटोट्रोपिज्म क्या होता है इसके डेफिनेशन को देखो। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्लांट का कोई भी हिस्सा यदि लाइट के प्रति रिएक्ट कर रहा है, यानी कि लाइट के प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, जिधर लाइट है उधर ही वो जा रहा है, तो वही हमारा कहलाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, डेफिनेशन आपको सब में मिलेगा, इसके लिए घबराना नहीं है। अब देखो, द स्टीम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, सो द स्टीम ऑफ अ प्लांट शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब अपना डायग्राम को देखो अपने बुक में। इस डायग्राम में आप देखो एक खिड़की है, इस खिड़की से सनलाइट आ रहा है और यहाँ पे हमारा एक कप बोर्ड पे एक बेसिकली गमला कह सकते हैं आप, उसमें हमारा एक प्लांट है। इस प्लांट में आप देख रहे हो ऊपर में जो टहनी है वो किधर झुका हुआ दिख रहा है आपको, जिधर लाइट है। मतलब कि लाइट हमारा यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस, और स्टिमुलस के तरफ ही हमारा प्लांट का ग्रोथ दिख रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रोपिज्म। मतलब कि स्टिमुलस हमारा जिधर है, जिधर से लाइट आ रहा है, यदि उधर ही हमारा प्लांट का ग्रोथ दिख रहा है उसी डायरेक्शन में, तो ये हमारा कहलाएगा पॉजिटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ऑन द अदर हैंड द रूट्स ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट, सो द रूट्स ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म। लेकिन आप इसके रूट को देखो, जड़ को देखो, क्या ये जड़ हमारा लाइट से दूर भाग रहा है या लाइट की ओर आ रहा है? दूर भाग रहा है, तो ये हमारा स्टिमुलस से दूर भाग रहा है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म समझना बड़ा आसान है। यदि हमारा प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि उधर ही हमारा ग्रोथ कर रहा है, तो वो हमारा हो गया पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और यदि उससे दूर भाग रहा है, स्टिमुलस से दूर भाग रहा है, तो हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म हो गया। चलिए, ये तो हो गया हमारा फोटोट्रोपिज्म के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जियोट्रोपिज्म के बारे में, यानी कि ग्रेविटी वाला। ठीक है, चलिए ग्रेविटी वाला भी समझने के लिए हम वही एग्जाम्पल लेंगे, सॉरी वही डायग्राम लेंगे जो आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए अलग से डायग्राम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हम आपको आगे का समझाएंगे, जैसे कीमोट्रोपिज्म समझाएंगे, इसके लिए आपके बुक में डायग्राम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे हम डायग्राम आपको देंगे। देखिए क्या है जियोट्रोपिज्म में क्या होगा, देखो द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, यानी कि यदि हमारा प्लांट पार्ट ग्रेविटी के प्रति रिएक्ट करे, रिस्पॉन्ड करे, उधर ही वो ग्रो करे, तो उसको हम लोग कहेंगे जियोट्रोपिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा पूरा का पूरा ग्रेविटेशन, फिजिक्स में। ग्रेविटेशन हम यानी कि ग्रेविटेशन का हमेशा डायरेक्शन किधर होता है, डाउनवर्ड, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग जब उछालते हैं तो वो नीचे ही आता है। इसका मतलब ग्रेविटी का फोर्स किधर है, नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ग्रेविटी हमारा किधर है, नीचे है। तो बताइए हमारा स्टिमुलस यानी कि ग्रेविटी नीचे है, तो यहाँ पे बताइए हमारा स्टिमुलस हमारा क्या हुआ, ग्रेविटी हुआ। और ग्रेविटी किधर की ओर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। आगे बढ़ते हैं फिर। द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव डाउनवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द रूट्स ऑफ अ प्लांट शो पॉजिटिव ट्रोपिज्म। मतलब कि हमारा जियोट्रोपिज्म में स्टिमुलस क्या है, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी के तरफ ही यदि हमारा प्लांट का कोई भी हिस्सा शो कर रहा है ग्रोथ, तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, ये गमला है, इस गमले को हमने पलट के रख दिया। ठीक है, अब जरा देखो इसका रूट, इसका रूट हमारा ना नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है इसका मतलब कि ग्रेविटी इसको अपनी ओर खींच रहा है। मतलब कि ये अपना ग्रोथ किसकी ओर दिखा रहा है, स्टिमुलस के प्रति दिखा रहा है, तो ये हमारा इसका रूट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। लेकिन इसका ऊपर वाला देख लो, हिस्सा स्टीम वाला, ये तो ग्रेविटी से दूर भाग रहा है, यानी कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव ट्रोपिज्म कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ऑन द अदर हैंड द स्टीम ऑफ अ प्लांट मूव्स अपवर्ड्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो द स्टीम ऑफ प्लांट शोज नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो ये जो हमारा स्टीम है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव ट्रोपिज्म हो जाएगा, या फिर आप इसको नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कीमोट्रोपिज्म के बारे में, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल के बारे में। और केमिकल को समझाने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम आपके सामने लेते हैं, ये वाला। चलिए ज़रा देखेंगे ध्यान से। डायग्राम में उतना कुछ है नहीं, बस आप इसको, ये डायग्राम आपके बुक में नहीं दिया गया है, समझिए ध्यान से। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। देखो इसको ना, जो यहाँ पे हम समझाने वाला डायग्राम के थ्रू, इसको यदि आप ना भी याद रखो ना,
बस आप ये याद रखो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए हम लोग खेत में केमिकल तो डालते ही हैं, तो जब केमिकल के प्रति हमारा प्लांट ग्रो करने लगे तो वही हमारा कहलाएगा कीमोट्रोपिज्म। सिंपल सी बात है। लेकिन चूंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमारा थोड़ा सा प्लांट को और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। हालांकि समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि अपने खेतों में जब हम लोग प्लांट के ग्रोथ के लिए केमिकल डालते हैं तो केमिकल के प्रति वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है, इसीलिए हमारा प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है ना। तो वही हमारा हो गया कीमोट्रोपिज्म। हालांकि आप इसको एक बार समझ लीजिए, ये है क्या, देखो द मूवमेंट, अच्छा ये तो हो गया हमारा, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म, यानी कि प्लांट का कोई भी पार्ट केमिकल के प्रति रिएक्ट कर रहा है, उसके प्रति यदि रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो हमारा हो गया कीमोट्रोपिज्म। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा गया है, द स्टिग्मा इन द कार्पेल ऑफ अ फ्लावर सेक्रेट्स अ केमिकल सबस्टेंस। कार्पेल हमारा क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट कार्पेल है, ये पूरा बॉडी पार्ट हमारा कार्पेल है। मतलब कि कार्पेल में, अच्छा बचपन वाले क्लास में ना आपने पढ़ा होगा कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब के बारे में, है ना, वही चीज़ है और इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। यानी कि ये हमारा कार्पेल है और कार्पेल में हमारा 3 बॉडी पार्ट होता है प्लांट का, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो आप बेसिकली यहाँ पे स्टिग्मा देखते हैं, ये वाला स्टिग्मा, ये स्टिग्मा यहाँ ऊपर में क्या सेक्रेट करता है, एक केमिकल सबस्टेंस वो सेक्रेट करता है, यानी कि केमिकल यहाँ पे हमारा सेक्रेट हो रहा है इस स्टिग्मा के ऊपर। आगे बढ़ते हैं फिर, द केमिकल सबस्टेंस एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द पोलन ग्रेन्स विच फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। मतलब कि ये हमारा कार्पेल हो गया, कार्पेल में हमारा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों आ जाता है। और ये बेसिकली बात हो रहा है किसका मालूम है, फ्लावर का। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली फ्लावर के अंदर वाले पार्ट का है ये हिस्सा। ऊपर में फूल होगा, आप ऐसा एज्यूम कर लो, यानी कि जो पत्ता होता है पिटल्स जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, वो ऊपर में होगा, आप ऐसा एज्यूम कर लो, और ये नीचे में हमारा बेसिकली इसका अंदर का बॉडी पार्ट है। तो ये जो हमारा स्टिग्मा है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर पूरा का पूरा ये हमारा एक केमिकल सबस्टेंस प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल सबस्टेंस यहाँ पे किसके जैसा बिहेव करेगा, स्टिमुलस के जैसा बिहेव करेगा। और इसी स्टिमुलस पे हमारा पॉलन ग्रेन, ये छोटा छोटा दाना आके गिर जाता है दूसरे वाले प्लांट का, ठीक है। और कभी कभी तो ये अपने प्लांट का भी पॉलन ग्रेन गिर जाता है। अच्छा बचपन वाले क्लास में हमने पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन यदि उसी के स्टिग्मा पे आके गिर जाए, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब किसी दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके गिर जाए, वो हमारा कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पे आप समझ लो कि दूसरे वाले प्लांट का पॉलन ग्रेन आया और ये हमारे स्टिग्मा पे गिर गया, मतलब कि ये किसके साथ रिएक्ट कर गया, केमिकल के साथ रिएक्ट कर गया। क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टिग्मा सेक्रेट किया है केमिकल, वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, स्टिमुलस के जैसा बिहेव कर रहा है, और ये पॉलन ग्रेन उसी स्टिमुलस पे आके गिर गया। अब आगे क्या होता है थोड़ा सा और देख लेते हैं। द पॉलन ग्रेन रिस्पॉन्ड्स टू दिस स्टिमुलस बाय ग्रोइंग अ पॉलन ट्यूब in the downward direction and reaches the ovule in the ovary of the flower for carrying out fertilization। तो अब ये जो हमारा स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन गिरा है, ये गिरते यानी कि गिरेगा और ये एक ट्यूब बना देगा, पॉलन ट्यूब, जिसके थ्रू हमारा एक रास्ता बनेगा और इस रास्ते के थ्रू हमारा पॉलन ग्रेन नीचे आएगा। कहाँ पे, पहले तो ओव्यूल में आएगा और ओव्यूल में आके ये हमारा यहाँ पे फीमेल एग होता है, मतलब कि फीमेल एग होता है हमारा ओव्यूल में, और यहाँ पे जाके हमारा ये पॉलन ग्रेन उसके साथ एनकाउंटर करेगा, मतलब कि फ्यूज करेगा, और जाके यहाँ से हमारा फर्टिलाइजेशन का चालू, मतलब कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चालू होगा, मतलब कि यहीं से एक नया प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली बताया ये जा रहा है कि केमिकल हमारा यहाँ पे एक्सेक्रेट हुआ, किस पे, स्टिग्मा पे, उस केमिकल पे हमारा पॉलन ग्रेन आके गिरा और वो केमिकल हमारा स्टिमुलस के जैसा बिहेव कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो पॉलन ग्रेन गिरा वो किस पे गिरा, केमिकल पे गिरा, तो केमिकल के प्रति वो रिस्पॉन्ड किया, तो यही हो गया हमारा कीमोट्रोपिज्म, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब हमारा इस पे पॉलन ग्रेन गिरता है तो एक रास्ता बना के नीचे की ओर आता है, ओव्यूल में एंटर करता है। ओव्यूल में पहले से फीमेल एग प्रेजेंट होता है, उसके साथ ये फ्यूज करके मीट करके मिल के हमारा एक नया प्लांट का ग्रोथ यहाँ से हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कीमोट्रोपिज्म के बारे में। अब है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म बड़ा आसान है समझना, यानी कि प्लांट हमेशा किसके प्रति भागना चाहता है, वाटर के प्रति, मतलब कि प्लांट का जड़ हमेशा उस जगह की ओर भागना चाहेगा जिधर उसको पानी मिल रहा है। चलिए इसको समझाने के लिए हम एक डायग्राम आपके सामने लाते हैं, इसको आप समझ जाएंगे आराम से। देखिए, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट
पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी कि जब प्लांट का कोई भी पार्ट वाटर के प्रति रिस्पॉन्ड करने लगे, यानी कि पानी की तरफ भागने लगे, वो हमारा कहलाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नॉर्मली रूट्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर सो एज टू ऑब्टेन वाटर फॉर द डेवलपिंग प्लांट, यानी कि प्लांट का जो है ना रूट ही वो हिस्सा है जो कि हमेशा वाटर की ओर भागना चाहता है, क्योंकि जब तक रूट को पानी नहीं मिलेगा तब तक क्या प्लांट ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सिंस रूट्स ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स वाटर देयरफॉर रूट्स आर पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, मतलब कि हमेशा प्लांट का जो रूट है वो पानी की ओर भागता है, तो यहाँ पे हमारा रूट क्या हुआ? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ। ठीक है, अच्छा इसका ना डायग्राम आप देखिए। ये हमारा पहला वाला मान लो कि यहाँ पे खेत है और खेत में हमारा ये सिंपल सा प्लांट ग्रो कर रहा है और नीचे में ये इसका क्या है? रूट है। अब बगल में इसको क्या मिल गया? पानी मिल गया, तो इसका रूट ना पानी की ओर स्विच कर जाएगा, मतलब कि पानी की ओर ये धीरे धीरे भागना चाहेगा। जैसे इसको देखो, इसमें इसका रूट बिल्कुल सीधा है, अब इसको पानी मिल गया यहाँ पे, तो ये अपना रूट का जो डायरेक्शन है वो पानी की ओर मोड़ दिया, मतलब कि ये किसकी ओर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है? पानी की ओर जाना चाह रहा है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म, बस इसमें और कुछ नहीं था। आगे अब हमारा इसमें एक लास्ट बचता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, चलिए थिग्मोट्रोपिज्म को भी समझ लिया जाए, ये क्या है। थिग्मो में बताइए, थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुलस हमारा क्या होता है? टच। अब टच में हम लोग क्या देख लेते हैं, देखिए इसके लिए हमारा डायग्राम ये है। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। और ये टच जो है ना, वो टच छुई मुई वाला टच नहीं है, थोड़ा सा अलग वाला है। ठीक है, देखिए तो जब हमारा प्लांट पार्ट टच में आके रिस्पॉन्स करेगा, किसी ऑब्जेक्ट के टच में आ गया, कॉन्टेक्ट में आ गया, वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल समझिए। देयर आर सम प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबिंग प्लांट्स विच हैव वीक स्टीम्स एंड हैंड्स कैनॉट स्टैंड अपराइट ऑन देयर ओन। देखो हमारे पास ना इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको हम लोग क्लाइंबिंग प्लांट कहते हैं। क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब हो गया कि वो ना उसको कोई भी सपोर्ट मिल जाएगा और उसके ऊपर वो चढ़ जाता है, आपने देखा होगा। अच्छा इसका एग्जाम्पल बताते हैं सबसे अच्छा, करेला का पौधा, कद्दू का पौधा, फिर से मटर का पौधा, है ना। ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा बेसिकली वैसे प्लांट है जिसका स्टीम जो है ना बहुत कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर होता है कि ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता। फिर इसको ये करता क्या है, इसके कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आता है उससे ही अपने आप को लपेट लेता है और फिर ये अपना ग्रो करता है। आपने देखा होगा ये चीज़। चलो वही है, और ऐसे प्लांट को हम लोग क्लाइंबिंग प्लांट भी कहते हैं। द क्लाइंबिंग प्लांट्स हैव क्लाइंबिंग ऑर्गेन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। और ये जो हमारा क्लाइंबिंग प्लांट होता है, क्लाइंबिंग प्लांट का मतलब कि वो प्लांट जो कि जिसका स्टीम क्या बहुत ही कमज़ोर है, वो आराम से खड़ा नहीं हो सकता। फिर वो क्या करता है, वो उसके कांटेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को वो लपेट लेगा और उसके साथ फिर वो ग्रो करेगा। और यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली ये हमारे से मान लो प्लांट है और इसका स्टीम बहुत कमज़ोर है, ये खड़ा नहीं हो सकता। इसके सपोर्ट में क्या आ गया, हमारा एक बम्बू स्टिक आ गया, और ये अब अपने आप को क्या कर लेगा, इससे लपेट लेगा और फिर ये ग्रो करेगा। और ये जो आप ये लपेट ले रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइंबिंग ऑर्गेन, यानी कि इसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में टेंड्रिल्स कहते हैं। मतलब कि प्लांट का वो हिस्सा जो कि लपेट लेता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को, वही हमारा कहलाता है टेंड्रिल्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट में जो क्लाइंबिंग ऑर्गेन है, उस क्लाइंबिंग ऑर्गेन का नाम क्या है? टेंड्रिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। टेंड्रिल क्या होता है? सेंसिटिव होता है किसके प्रति? टच के प्रति। मतलब कि इसको यदि कुछ भी मिल गया ना, इसके बॉडी पार्ट से कुछ टच कर गया, उसी के साथ ये लपेट के अपने आप को आगे बढ़ा लगा, ये बहुत सेंसिटिव होता है। उसके बाद व्हेन टेंड्रिल्स कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, टेंड्रिल्स सर्कल राउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। तो जैसे ही हमारा टेंड्रिल किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगा, वो अपने आप को लपेट लेगा और लपेट के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स आर पी प्लांट, बिटर गॉड प्लांट मतलब कि करेला, बॉटल गार्ड प्लांट मतलब कि लौकी एटसेट्रा। तो ये ऐसे कुछ प्लांट है जिनके स्टीम बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन इसको यदि कोई सपोर्ट दे दिया जाए, जैसे लकड़ी, कोई प्लांट, कोई सपोर्ट मिल जाए, तो ये अपने आप को उसमें लपेट के आगे बढ़ जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हमारा यहाँ पे है उसके बाद हमारा यहाँ पे है लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, आपने फोटोट्रोपिज्म को पढ़ा, क्या होता है? मतलब कि जब हमारा प्लांट का कोई भी पार्ट फोटो के प्रति यानी कि लाइट के प्रति जब ग्रो करने लगे, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अब यहाँ पे ना एक्चुअली में आप ये देखो कि आखिर फोटोट्रोपिज्म में होता क्या है।
ठीक है, चलिए बताते हैं फोटोट्रोपिज्म में होता क्या। देखिए, ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ना एक अलग प्रकार का ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है ऑक्सिन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट में जो ग्रोथ हार्मोन पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ऑक्सिन। यानी कि प्लांट में ऑक्सिन ही वो हार्मोन है जिसके वजह से प्लांट ग्रो कर पाता है। तो ऑक्सिन इज अ ग्रोथ हार्मोन फाउंड इन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है जो कि बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो ऑक्सिन के नाम से ही, ऑक्सिन की वजह से ग्रोथ होता है। आगे, when light is coming from one side of the plant, oxygen collects towards the shady side of the stem। इसको समझो तो बड़ा ध्यान से। आप एज्यूम करो कि ये हमारा प्लांट है, आप एज्यूम करो कि ये हमारा प्लांट है और इधर से हमारा क्या है, लाइट आ रहा है। यहाँ से आप सपोज कर लो कि यहाँ से हमारा लाइट इसके ऊपर आ रहा है। अब क्या होता है ना, ये ना बहुत गौर से समझने वाली बात है। आप एज्यूम करो कि आपके सामने एक प्लांट है, इसके लिए मेरे पास तो डायग्राम नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, समझा जा सकता है इसको। आप एज्यूम करो कि आपके सामने एक प्लांट है और प्लांट है तो उस पूरे प्लांट में ऑक्सीजन हार्मोन फैला हुआ है, ठीक है, और उस प्लांट पे ना एक ही साइड से सनलाइट पड़ रहा है बस। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन का, यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन का ये खासियत होता है कि ये हमेशा उधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा जिधर लाइट नहीं पड़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि यदि हमारे सामने ये प्लांट है और इस प्लांट पे ना इधर से हमारा क्या हो रहा है, लाइट इसके ऊपर पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन हार्मोन तो पूरे प्लांट में फैला हुआ है। तो ऑक्सीजन हार्मोन का नेचर ऐसा होता है ना, वो हमेशा कौन रास्ता ढूंढेगा, वो रास्ता ढूंढेगा जो कि साइड कैसा है, शैडो वाला, छाया वाला है, उधर जाके वो कलेक्ट हो जाएगा। और अब बताइए, जिधर ज़्यादा ऑक्सीजन हार्मोन कलेक्ट होगा ग्रोथ उधर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि यदि हमारा सनलाइट इधर वाले हिस्से में केवल पड़ रहा है तो सारा का सारा ऑक्सीजन हार्मोन हमारा इधर कलेक्ट हो जाएगा और इधर ग्रोथ हमारा क्या होगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि इधर वाला पार्ट हमारा ग्रो ज़्यादा करेगा, इधर वाला पार्ट हमारा ग्रो कम करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, इधर वाला पार्ट हमारा ग्रो ज़्यादा कर रहा है तो ये दबाव डालेगा किधर की ओर, इधर की ओर झुक जाएगा। तो हमको ना हमेशा प्लांट कैसा दिखता है, झुका हुआ दिखता है, किसके प्रति, लाइट के प्रति। यानी कि सनलाइट प्लांट के उस हिस्से पे ज़्यादा जहाँ पे पड़ेगा उधर की और हमारा प्लांट झुका हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए कि एक साइड से हमारा, एग्जाम्पल्स को समझिए, यदि मान लो कि हमारा एक प्लांट है, उस प्लांट के एक साइड पे बस सनलाइट पड़ रहा है तो प्लांट हार्मोन दूसरे साइड में जाके जमा हो जाएगा ऑक्सीजन, और जिधर वो जमा हुआ उधर ग्रोथ ज़्यादा होगा। उधर ग्रोथ ज़्यादा होने का मतलब है कि जिधर ग्रोथ नहीं हुआ उधर की ओर झुक जाना। तो इसीलिए हमको प्लांट हमेशा उधर झुका हुआ दिखता है जिधर सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? वही बात इसमें था कि दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लीड्स टू द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द स्टीम विच इज अवे फ्रॉम लाइट। तो जो हमारा साइड लाइट से दूर है, जिसमें लाइट हमारा नहीं जा पा रहा है, वो साइड ग्रो ज़्यादा करेगा और वो साइड हमारा ग्रो कम करेगा जिसमें लाइट डायरेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि हार्मोन सबसे ज़्यादा किधर इकट्ठा हो गया, उधर की ओर जहाँ पे हमारा सनलाइट नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे हार्मोन ज़्यादा हमारा इकट्ठा होने की वजह से ग्रोथ ज़्यादा हुआ, इसीलिए वो दबाव डाल देगा उधर की ओर जिधर ग्रोथ नहीं हुआ था। इसीलिए हमारा प्लांट हमेशा उधर की ओर झुका हुआ नज़र आता है जिधर उस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। आगे, दस द प्लांट अपीयर्स टू बी बेंड टुवर्ड्स लाइट, और इसीलिए हमारा प्लांट हमेशा लाइट के प्रति झुका हुआ नज़र आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन तो हमारा प्लांट में पाया जाने वाला एक हार्मोन होगा जो कि क्या है, हमारा ग्रोथ हार्मोन है। अब प्लांट में ना कुछ और अलग अलग प्रकार के हार्मोन होते हैं, उसके बारे में भी देख लेते हैं। और अलग अलग प्रकार के कौन कौन से हार्मोन है, सम अदर प्लांट हार्मोन्स क्या क्या देखिए। जिब्रेलिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टीम, यानी कि ये भी एक प्रकार का हार्मोन ही है, प्लांट में पाया जाने वाला जिब्रेलिन। और ये हार्मोन क्या करता है, स्टीम के ग्रोथ में काम आता है। मतलब कि प्लांट का जो टहनी है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, इसमें हमारा फंक्शन जिब्रेलिन का देखने को मिलता है। आगे फिर साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन इन सीड्स एंड फ्रूट्स। सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया, सेल अपने आप को डिवाइड करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाना। तो सेल डिवीजन हमारा जो सीड्स में या फिर फ्रूट्स में देखने को मिलता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है। मतलब कि जो आपका सीड बड़ा होता है या फिर जो आपका फल बड़ा होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से ही होता है। उसी प्रकार से
एब्सिसिक एसिड इज ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन। एब्सिसिक एसिड जो है ना वही भी एक प्लांट हार्मोन ही है। विच इनहेबिट्स ग्रोथ ऑफ प्लांट, मतलब कि देखो प्लांट में ना ग्रोथ हार्मोन तो होता ही है, प्लांट में वैसे भी हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकना चाहते हैं, और वो हमारा हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम होता है कि प्लांट को ग्रो मत होने दो। और ये किस प्रकार से आपको दिखेगा? देखो, एब्सिसिक एसिड इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि प्लांट में जो पत्ते होते हैं उसका टूट के नीचे गिरना, ये इंडिकेट करता है कि एब्सिसिक एसिड प्लांट को ग्रो करने नहीं देना चाहता है। हालांकि प्लांट तो ग्रो करता ही है, प्लांट तो ग्रो करेगा, लेकिन प्लांट से हमारा लीफ गिर रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे एब्सिसिक एसिड क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि हमारा प्लांट ग्रो ना करे, और वो हमारा किस रूप में दिख जाता है? प्लांट के लीफ के गिरने की वजह से दिख जाता है वो। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन इन प्लांट वाला टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद हमारा है एक नया टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है? ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स, यानी कि हार्मोन्स इन प्लांट क्या होता है, यानी कि प्लांट में किस किस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जान चुके हैं। अब एनिमल में, एनिमल का मतलब यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स के बॉडी में हार्मोन किस किस प्रकार के पाए जाएंगे, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हार्मोन्स का पहले मतलब समझिए क्या होता है। हार्मोन्स आर केमिकल सबस्टेंसेस सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द बॉडी कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे हार्मोन को समझने से पहले ना आप ग्लैंड समझो क्या होता है। हालांकि ग्लैंड के बारे में अपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा होगा। ग्लैंड क्या होता है? देखिए, ग्लैंड हमारे बॉडी में पाया जाने वाला एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बॉडी में तो होता है लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बॉडी के इनर पार्ट में होता है, अंदर वाले पार्ट में होता है। तो ग्लैंड का मतलब हो गया बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाएगा, जो कि आपको दिख नहीं सकता, आप उसको फील भी नहीं कर पाते हो। ये हमारा ग्लैंड हो गया। और हर एक प्रकार का ग्लैंड अलग अलग प्रकार के केमिकल को सेक्रेट करता है। सेक्रेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है, रिलीज करना। तो हर एक प्रकार के ग्लैंड अलग अलग प्रकार के केमिकल सबस्टेंस को रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है, आप जो भी कह लो, और उसी केमिकल को हम लोग नाम दे देते हैं हार्मोन। और हर एक प्रकार के हार्मोन का काम भी अलग अलग है, ठीक है। तो हार्मोन का मतलब समझाया क्या हुआ? हार्मोन का मतलब है कि ग्लैंड एक केमिकल प्रोड्यूस करता है, उसी केमिकल का नाम है हार्मोन, और हर एक प्रकार के हार्मोन का अपना काम अलग अलग है। तो हम लोग अपने अलग अलग प्रकार के जब ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे होंगे तो अलग अलग हार्मोन के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, हमारे बॉडी में ना ग्लैंड दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों के बारे में पहले समझ लेते हैं, और इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन को सेक्रेट करता है, बस एक्सोक्राइन नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स इन द बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में दो प्रकार के ग्लैंड है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। अब इन दोनों के बारे में देखो क्या है। पहले एक्सोक्राइन के बारे में देख लेते हैं। अ ग्लैंड विच सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, इज कॉल्ड एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। मतलब कि वो ग्लैंड जो अपना प्रोडक्ट, यानी कि वो ग्लैंड जो भी बनाता है, अपना जो भी प्रिपेयर करता है, वो अपना प्रोडक्ट यदि एक डक्ट में डालता है, मतलब कि एक पाइप लाइन के थ्रू डाल के हर एक सेल तक पहुंचाना चाहता है, तो उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हो गया वो ग्लैंड, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो अपने प्रोडक्ट को, वो जो भी बना रहा है, वो अपने प्रोडक्ट को हर एक बॉडी तक किसके थ्रू पहुंचाना चाह रहा है? डक्ट के थ्रू, यानी कि एक पाइप लाइन के थ्रू पहुंचाना चाह रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एग्जाम्पल देख लो इसका। एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज सिलेवरी ग्लैंड secretes the saliva into a duct called salivary duct. Therefore salivary gland is an exocrine gland. salivary gland के बारे में हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये जो salivary gland है क्या सेक्रेट करता है? याद कीजिए, सलाइवा। और ये सलाइवा किस प्रकार से पहुंचाएगा हर एक पार्ट तक? सिलेवरी डक्ट के पार्ट, यानी कि इसके पास क्या चाहिए? एक रास्ता चाहिए, इसको एक पाइप लाइन चाहिए जिसके थ्रू अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिलेवरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिंपल सा मतलब है वो ग्लैंड, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर जो अपने प्रोडक्ट को किसके थ्रू ट्रांसफर करना चाहता है? डक्ट के थ्रू, पाइप लाइन के थ्रू, वही हमारा कहलाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। आगे एग्जांपल हमारा इसका क्या हो गया? सिलेवरी ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड। अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव अ डक्ट एंड सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एन एंडोक्राइन ग्लैंड।
तो वो ग्लैंड, वो बायोग्लाइक स्ट्रक्चर जो अपने प्रोडक्ट को हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचाने के लिए किसी भी पाइपलाइन का, किसी भी डक्ट का इस्तेमाल नहीं लेता है, डायरेक्टली वो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए क्या करता है, ब्लड में ही उस प्रोडक्ट को डाल देता है। और आपको मालूम है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड फैला हुआ है, मतलब वो ग्लैंड, वो बायोग्लाइक स्ट्रक्चर जो अपने प्रोडक्ट को हर एक बॉडी तक पहुंचाने के लिए किसी भी पाइपलाइन, किसी भी डक्ट का सहारा नहीं लेता है, बस क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को ब्लड में ही डाल देता है। क्योंकि उसको मालूम है भाई ब्लड में डाल देंगे तो ब्लड हर एक पार्ट तक जाता है, मतलब कि जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ हमारा सामान भी पहुँच जाएगा। तो उस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड को ना हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि इसके पास डक्ट होता ही नहीं है। डक्ट का मतलब क्या? पाइपलाइन। इसके पास कोई पाइपलाइन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। उसके बाद एन एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट्स अ केमिकल सबस्टेंस कॉल्ड हार्मोन। अब यही हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि एक केमिकल सबस्टेंस को सेक्रेट करता है, उसी का नाम है हार्मोन। तो अब इसके डेफिनेशन में आप जाएंगे ना तो लास्ट में मिलेगा एंडोक्राइन ग्लैंड का जिक्र, मतलब कि वो हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करे, मतलब कि ये हो गया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा एक केमिकल रिलीज कर रहा है, उसी केमिकल को हम लोग कहते हैं हार्मोन्स। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन रिलीज करने का काम कौन सा ग्लैंड का है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। अब अलग अलग प्रकार के हमारे बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड है और वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन सेक्रेट करते हैं। उन सभी के बारे में एक करके देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टेस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे बॉडी में पाए जाने वाले ग्लैंड हैं जो कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन को सेक्रेट करेगा, यानी कि प्रोड्यूस करेगा। चलिए अब इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। पहला हमारा है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अच्छा, ये बात याद कीजिए, जब हम आपको ह्यूमन ब्रेन पढ़ा रहे थे तो उसमें ना हाइपोथैलेमस का भी जिक्र था और उसमें आपका एक और था पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका भी जिक्र किया गया था, लेकिन वहाँ पे हमने आपको वो नहीं बताया था क्योंकि वहाँ पे बताना सही नहीं था। आज जान लीजिए क्या होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, दोनों आज यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा। देखा जाए क्या है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में देखिए क्या है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन में हमारा हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं अपने डायग्राम में भी, बुक में आप देखेंगे आपको मालूम चलेगा कहाँ पे हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, यानी कि ब्रेन में हमारा बेसिकली हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाया जाता है। आगे, द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज टू रेगुलेट द सेक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स बाय फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम क्या है? देखो, हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करेगा उसको रेगुलेट करना, मतलब कि वो कितना सेक्रेट करेगा, कितना कम करेगा, कितना बेसी करेगा, ये काम किसका है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड में ये हो गया कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड पहली बात तो हमारे ब्रेन में पाया जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना हार्मोन सेक्रेट करेगा, कितना कम करेगा, कितना बेसी करेगा, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का। मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल करता है। अब कैसे करता है, चलिए यहाँ पे हम लोग जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे ना तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। देखा जाए क्या है थोड़ा सा। चलिए अब ये हमारा थोड़ा सा डायग्राम ठीक आपको दिख रहा होगा। देखा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या होता है, समझिए ध्यान से। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के थोड़ा सा नीचे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। थोड़ा सा नीचे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है। वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन, यानी कि देखो पिट्यूटरी ग्लैंड ना अलग अलग प्रकार के हार्मोन को सेक्रेट करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। उसमें से हमारा एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन भी है, मतलब कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो ग्रोथ होता है, हम ह्यूमन बींग्स का बचपन में हम लोग छोटे होते हैं, जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे हमारा ग्रोथ भी बढ़ता रहता है, हाइट भी बढ़ता रहता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो हाइट कंट्रोल करने का काम है, ग्रोथ का काम जो बेसिकली वो किसका है? ग्रोथ हार्मोन का है। और वो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। आगे, द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, उस ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ को कंट्रोल करना। कितना आपका हाइट होगा,
कितना ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, कि मीडियम होगा, ये सब का सब हमारा काम ग्रोथ हार्मोन का है, जो कि कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। आगे फिर अ पर्सन हैविंग अ डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड रिमेन्स वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स अ ड्वार्फ। देखो बचपन में, अच्छा हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, कोई बच्चा बहुत ही लंबा हो जाता है, कोई बौना रह जाता है, छोटा हाइट उसका रह जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उस बच्चे के बॉडी में क्या हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन को बहुत ही कम सेक्रेट किया, इसीलिए वो बना रह गया। और जो लंबा हमको आदमी देखने को मिलता है, इसका मतलब है कि बचपन में उसके पिट्यूटरी ग्लैंड ने इतना ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट कर दिया कि उसका हाइट बहुत अचानक बढ़ गया, है ना। तो ग्रोथ हार्मोन का मतलब ये होता है। ऑन द अदर हैंड अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन बिकम्स अ वेरी टॉल। मतलब कि यदि ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो चुका है तो आपके हाइट को बढ़ा देगा, ठीक है। तो हाइट का बढ़ना घटना ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा थायराइड ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू द विंड पाइप ऑफ आवर बॉडी। विंड पाइप को आप जरा ध्यान से देखिए, तो ये हमारा विंड पाइप है, और विंड पाइप में ही हमारा अटैच रहता है छोटा सा ग्लैंड, बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो ही है हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। आगे थायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, यानी कि प्रोड्यूस करेगा। उस हार्मोन का नाम क्या है, थायरोक्सिन, ठीक है। आगे The function of thyroxine hormone is to control the rate of metabolism of carbohydrate, protein and fat in the body so as to provide the best balance for growth। मतलब कि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कितना होना चाहिए, ये कंट्रोल करने का काम किसका है, थायरोक्सिन हार्मोन का है, ताकि आपका ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके, एक बैलेंस्ड रूप में आपका ग्रोथ हो सके। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को रेगुलेट करने का काम, आपके बॉडी को कितना चाहिए ये तीनों चीज़, ये हमारा काम है थायरोक्सिन हार्मोन का। लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन का यहाँ पे एक और बहुत बड़ा काम है, क्या है वो आगे देख लेते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। देखो आयोडीन का मतलब होता है नमक, जो हम लोग अपने घरों में नमक बेसिकली खाते हैं। मतलब कि थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरोक्सिन। और वो थायरोक्सिन तभी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है जब हमारे बॉडी में क्या हो, आयोडीन हो। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेगा थायरोक्सिन, वो अच्छे मात्रा में तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब हमारे बॉडी में पहले से क्या प्रेजेंट हो, आयोडीन प्रेजेंट हो। इसका मतलब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयोडीन के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बॉडी में आयोडीन का मात्रा अच्छा है, यानी कि आपके बॉडी में नमक का मात्रा अच्छा है, तो थायरोक्सिन हार्मोन अच्छे रूप में ग्रो करेगा, यानी कि प्रोड्यूस होगा। आपके बॉडी में नमक का कमी है, आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का कमी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इससे ना एक बहुत बड़ा बीमारी भी होता है, क्या है वो देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया कि थायराइड ग्लैंड जो हमारा हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, वो हमारा तभी प्रोड्यूस हो सकता है अच्छी मात्रा में जब हमारे बॉडी में आयोडीन पहले से प्रेजेंट हो, यानी कि नमक पहले से प्रेजेंट हो। आगे देखो इसमें होता क्या, द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ अ पर्सन प्रोड्यूसेस लेस थायरोक्सिन हार्मोन एंड कॉजेज और डिजीज नॉन एज गोइट्रे। यदि आपके बॉडी में आयोडीन का मात्रा बहुत ही कम है तो उस केस में आपका थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाएगा। और यदि आपके बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपको एक बहुत ही बड़ा और गंभीर बीमारी होने वाला है। उस बीमारी का नाम है गोइट्रे। अब इस गोइट्रे में होता है क्या, देखिए द मेन सिम्टम ऑफ गोइट्रे इज दैट द नेक ऑफ द पर्सन बिकम्स टू बी स्वेलन। आपने कभी देखा होगा किसी न किसी आदमी को, नहीं तो फिर आपने कभी किसी जानवर को, गाय में भी ये चीज़ हो जाता है, कुत्ते में, बकरी में भी यहाँ तक के हो जाता है, आपने देखा होगा उसका गला जो है ना बहुत फूल जाता है ना, किसी किसी का होता है। इसका मतलब है कि उसका गला फूलने का मतलब है कि उसको कौन सा बीमारी है, पहला तो गोइट्रे हो गया उसको, यानी कि गला फूल गया मतलब उसको गोइट्रे हो चुका है, पहला बात। दूसरी बात वो इसलिए हुआ क्योंकि इसके बॉडी में आयोडीन का कमी था, और आयोडीन का कमी था इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन अच्छी मात्रा में रिलीज नहीं हो पाया, इसीलिए उसको बीमारी हो गया। तो ये हमारा होता है थायराइड ग्लैंड। अब हमारा है पैराथायराइड ग्लैंड, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है, देखा जाए पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है। देखिए देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड्स विच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड में ही
4 छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ये एज्यूम कर लीजिए कि थायराइड ग्लैंड के अंदर ही हमारा 4 छोटा छोटा ग्लैंड और होता है, उसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, आगे पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड वो भी एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, सेक्रेट करेगा, उसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या नाम है? पैराथॉर्मोन। अब पैराथॉर्मोन का फंक्शन क्या देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड, यानी कि आपके ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल बरकरार रहे आपके ब्लड में, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पैराथॉर्मोन करता है। ठीक है, देखो हमारे बॉडी में ना जो ब्लड है, उस ब्लड में कैल्शियम का भी मात्रा है, फॉस्फेट का भी मात्रा है, इसका होना हमारे बॉडी में सही मात्रा में बहुत ज़रूरी है, और ये रेगुलेट करने का काम किसका है? पैराथॉर्मोन का है। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर पैराथायराइड के बाद है हमारा थाइमस ग्लैंड। ये क्या करता है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? थाइमस ग्लैंड लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। इसको ना थोड़ा सा ऐसे देखो, यहाँ पे हमारा बेसिकली थाइमस ग्लैंड है, ये वाला हिस्सा, मतलब कि ये थाइमस ग्लैंड हमारा नेक से तो नीचे है लेकिन चेस्ट से ऊपर है, यानी कि बीच में है, ये हमारा, यही हमारा थाइमस ग्लैंड है। ये क्या करता है देखा जाए, थाइमस ग्लैंड सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड थाइमस, यानी कि थाइमस ग्लैंड हो गया, और थाइमस ग्लैंड एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, उसका भी नाम क्या है? थाइमस ही नाम है। मतलब कि ग्लैंड का नाम क्या है? थाइमस ग्लैंड, और हार्मोन का नाम क्या है? केवल थाइमस। ठीक है, अब ये थाइमस हार्मोन क्या करता है देखिए, थाइमस हार्मोन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। अच्छा, हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि कोई आदमी बीमार जल्दी पड़ जाता है, मतलब कि महीने में 2 महीने में हर बार उसको सर्दी खांसी बुखार आ ही जाता है। इसका मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम, मतलब कि उसका अंदर का जो सिस्टम वो बहुत ही कमज़ोर है। कमज़ोर है इसका मतलब है कि उसके बॉडी में जो थाइमस हार्मोन है वो बहुत ही गंदे तरीके से काम कर रहा है, और किसी का इम्यून सिस्टम इतना तगड़ा होता है कि वो 2-3 साल के बाद भी बीमार नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि उसके बॉडी में थाइमस हार्मोन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम हमारा कैसा होगा, कमज़ोर होगा, मजबूत होगा, ये डिफाइन करता है कौन? थाइमस हार्मोन। ठीक है, थाइमस हार्मोन आपके बॉडी में अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। अच्छे तरीके से वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही गंदा काम करेगा, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। चल, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे है अब हमारा इसमें पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में ना हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते थे, लेकिन यहाँ पे पेनक्रियाज का फंक्शन थोड़ा सा अलग है। क्या है देखा जाए, पेनक्रियाज लाइज जस्ट बिलो द स्टमक इन द बॉडी, यानी कि हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा पेट है बेसिकली, उसके नीचे हमारा पेनक्रिया पाया जाता है। यदि इस डायग्राम में यदि आपको समझ में नहीं आए ना, तो लाइफ प्रोसेस में हमारा एक टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल, उसमें डायग्राम है, उसमें आप जाके देख लीजिए। उसमें आप देखेंगे कि पेनक्रिया हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे है। ठीक है, आगे पेनक्रियाज सेक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। पेनक्रिया भी एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, यानी कि पेनक्रिया भी हमारा एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसका नाम है इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। अब इंसुलिन का क्या काम है ये देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल, यानी कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल, यानी कि चीनी का मात्रा बढ़ ना जाए, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन करता है, और ये इंसुलिन हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? पेनक्रिया करेगा। मतलब कि पेनक्रियाज हमारा एक हार्मोन सेक्रेट करता है, उसका नाम है इंसुलिन, और इंसुलिन का काम है हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना, एकदम उसको बरकरार करके रखना, बढ़ने नहीं देना। ठीक है, ये उनका काम है। आगे, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी कॉजेज अ डिजीज नॉन एज डायबिटीज़। अच्छा, हम लोग बहुत बार सुनते हैं ना कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मेरा ब्लड शुगर हाई है, हम चीनी नहीं खाएंगे, ऐसा आपने सुना होगा, है ना। तो डायबिटीज़ का मतलब है कि उसके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कम सेक्रेट हो रहा है। जैसे कोई आपके सामने बोले कि हमको ना ब्लड शुगर है, हमको डायबिटीज़ है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि उसके बॉडी में पेनक्रिया जो है ना, इंसुलिन हार्मोन बहुत ही कम सेक्रेट कर रहा है, इसीलिए उसको क्या हो गया है? डायबिटीज़ हो गया। और डायबिटीज़ का मतलब है उसके ब्लड में शुगर का मात्रा बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है ना, शुगर लेवल को कम करने के लिए हम लोग कई बार टैबलेट भी खाते हैं, लेकिन यदि आपको शुगर लेवल बहुत जल्दी कम करना है, मतलब कि इंसुलिन का हार्मोन यदि आपको तुरंत बढ़ाना है,
इमरजेंसी केस में तो उसमें हम लोग लेते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन, सुई लेते हैं हम लोग, जल्दी आपको काम करना है तब। जैसे मेरे घर में ना मेरे मौसा जी हैं, उनका डायबिटीज़, उनको ना मतलब कि समय समय पर उनका ब्लड का जो शुगर लेवल वो बढ़ता रहता है। वो क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेते हैं, बेसिकली वो टैबलेट खाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी नहीं चाहिए रिएक्शन। और समझ आ रही है? तो मतलब यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि पैनक्रियाज हमारा एक हार्मोन सेक्रेट करेगा जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। यदि कोई आदमी कहता है कि हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मतलब कि हमारा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसके बॉडी में जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन अच्छी तरीके से सेक्रेट नहीं कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब नहीं कर रहा है इसका मतलब कि उसका ब्लड का क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ गया। और शुगर लेवल जब बढ़ता है ना तो आदमी बहुत ही बेचैन हो जाता है। आपने देखा होगा वो आदमी बहुत ही व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है हमेशा। उसका बॉडी ना यानी कि उसका ब्रेन अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। उससे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, द पर्सन हैविंग सेवर डायबिटीज आर ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो जो भयंकर रूप से डायबिटीज का पेशेंट होता है ना, वो इंजेक्शन ले लेता है इंसुलिन का। वो क्या करता है, तुरंत उसके बॉडी में इंसुलिन का हार्मोन, यानी कि इंसुलिन हमारा क्या हार्मोन है, उसके ग्रोथ को तुरंत बढ़ा देगा। और इंसुलिन हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आपका डायबिटीज़ ठीक हो रहा है। ठीक है, लेकिन शुगर यानी कि डायबिटीज़ एक ऐसा बीमारी है ना जो कि आप कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं उसको। एक बार आपको हो गया, ये ज़िंदगी भर आप रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पेनक्रियाज के बारे में। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग चलिए कल पढ़ते हैं, ठीक है, नहीं तो क्लास हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, फिर से टेस्टस हो गया और ओवरीज हो गया, और फीडबैक मैकेनिज्म ये हमारा कुछ बच रहा है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल। पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने एड्रिनल ग्लैंड के पहले तक हमने पढ़ के ख़त्म कर दिया था। आज हमारा टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर एड्रिनल ग्लैंड हमारा क्या होता है। देखिए, देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ 2 किडनीज। देखिए हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। उन दोनों किडनी के टॉप पोजीशन पे ना आपको येलो कलर का एक सबस्टांस दिखेगा, वही है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। मतलब कि ये सबस्टांस नहीं कह सकते हैं, उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर कहिए, क्योंकि ग्लैंड का मतलब ही होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। तो दोनों किडनी के टॉप पे येलो जैसा आपको कुछ दिखेगा, वही हमारा है एड्रिनल ग्लैंड। तो अब आपसे पूछेगा कि आप हमारे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड कितने पाए जाते हैं? 2 पाए जाते हैं। कहाँ पे? टॉप ऑफ द किडनीज। ठीक है, आगे द एड्रिनल ग्लैंड्स सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन। तो एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन सेक्रेट करेगा उसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। अब इसका काम क्या है, देखो, द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन इज टू रेगुलेट हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो आपके बॉडी में हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर रेट, इस प्रकार के सबस्टांस यानी कि ये किस प्रकार का प्रेशर होगा इसका, ये मेंटेन करता है आपका। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। आगे एड्रिनल ग्लैंड नहीं, एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन इज सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड। देखो हमारे बॉडी में ना एड्रिनल हार्मोन हर वक्त बन रहा होता है, हर वक्त प्रोड्यूस हो रहा होता है। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, इस वक्त भी हमारे बॉडी में एड्रिनल हार्मोन सेक्रेट हो रहा है। लेकिन ये ज़्यादा सेक्रेट तब होता है जब हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर कोई चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं। उस समय पे हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा सेक्रेट होता है। अभी एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आएगा। आगे देखिए फिर, एड्रेनलिन हार्मोन, अच्छा ये तो हो गया। व्हेन एड्रेनलिन हार्मोन इज सेक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक डेंजर, एंगर, एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। अच्छा इसका ना एग्जाम्पल बताते हैं आपको सबसे अच्छा। जब आप खुश होते हो तो आपके चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट आता है। वो क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। मतलब कि एड्रेनलिन हार्मोन जब आप एक्साइटेड होते हो तब प्रोड्यूस होता है, जब आप घबरा जाते हो तब प्रोड्यूस होता है। अच्छा इसका एग्जाम्पल देते हैं सबसे अच्छा है, जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है और आपको दौड़ाने लगता है, आप बहुत तेज़ी से भागते हो। क्यों तेज़ी से भाग पा रहे हो? बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन, क्योंकि वो कह रहा है आपसे कि तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया, भागो जल्दी से। इसीलिए हम लोग तेज़ी से भाग पाते हैं। और इसीलिए देयरफॉर एड्रेनलिन ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। और इसीलिए हम लोग इसको ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को बुरे वक्त में बहुत तेज़ी से भागने में मदद करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है वो कुत्ता वाला। ठीक है, वो डायग्राम आपके बुक में नहीं था,
तो हमको ये डायग्राम मिल भी नहीं पाया, लेकिन एग्जाम्पल था तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो जब हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं या फिर जब हम लोग घबरा जाते हैं, उस समय पे हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा लेवल पे सेक्रेट होता है, और इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, या तो बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं या तो बहुत तेज़ी से खुशी मना रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आगे हमारा टेस्टिस के बारे में, चलिए देखा जाए इसके बारे में भी, हम लोग अपने चैप्टर के बहुत नज़दीक हैं। टेस्टिस के बारे में देखा जाए, टेस्टिस आर द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, केवल मेल में ही टेस्टिस पाया जाता है। डायग्राम आप देख सकते हैं, टेस्टिस केवल मेल में पाया जाएगा। आगे, टेस्टिस सेक्रेट्स मेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, क्लास 8 में मेरे हिसाब से, हाँ क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा टेस्टोस्टेरोन के बारे में। ये टेस्टोस्टेरोन एक हमारा हार्मोन है जो कि टेस्टेस सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, यानी कि टेस्टेस केवल और केवल मेल में पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, टेस्टेस एक हार्मोन सेक्रेट करेगा, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है देखते हैं। द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मुस्टैच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल्स। जैसे हमारे बॉयज़ में खास करके आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी आना, मोछ आना, उसी प्रकार से बॉडी के जैसे हाथ पे बाल का ग्रोथ कर जाना, हेयर का ग्रोथ कर जाना, पैर में हेयर का ग्रो कर जाना, ये सब का सब हो पाता है हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से। और वो कौन सेक्रेट करेगा? टेस्टिस करेगा। ठीक है, आगे उसी प्रकार से ऑल दीज चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन कैन बी सीन एट प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। अच्छा, ये सब बदलाव आपको ह्यूमन बॉडी में खास करके बॉयज़ में कब देखने को मिलता है? प्यूबर्टी के टाइम पे। और प्यूबर्टी का मतलब हो गया 13 से 14 साल के टाइम पे आपको ये चीज़ बदलाव देखने को मिल जाता है। उस समय पे आवाज़ भारी हो रहा होता है, दाढ़ी मोछ ये सब धीरे धीरे आ रहा होता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद आगे, द टेस्टेस ऑल्सो मैक्स द मेल गैमेट्स, यानी कि इसको हम लोग सेक्स सेल्स भी कहते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में स्पर्म कह देते हैं। तो स्पर्म हमारा बेसिकली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से ही सेक्रेट हो पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा टेस्टिस के बारे में। अब है हमारा इसमें ओवरीज के बारे में, चलिए इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। ओवरीज आर दी ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, ये केवल फीमेल में होंगे। आगे, ओवरी सेक्रेट्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ऑस्ट्रोजेन। तो ऑस्ट्रोजेन हमारा एक हार्मोन का नाम है जो कि फीमेल के ओवरीज से प्रोड्यूस किया जाएगा, सेक्रेट किया जाएगा, ये अपने आप होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आगे, द फंक्शन ऑफ ऑस्ट्रोजेन हार्मोन इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स organs and female features such as feminine voice, soft skin and mammary glands, यानी कि ब्रेस्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, लड़कियों में खास करके आवाज़ का बहुत ही धीमा होना, बहुत महीन आवाज़ होना, शार्प होना, उसी प्रकार से स्किन का सॉफ्ट होना, उसके बाद फिर ब्रेस्ट का डेवलप करना, ये सब का सब हमारा ऑस्ट्रोजेन की वजह से हो पाता है जो कि ओवरीज सेक्रेट करेगा। ठीक है, आगे, all these changes caused by estrogen can be seen at puberty at the age of 10 to 12 years। देखो, लड़कियों में ना प्यूबर्टी जल्दी आता है, यानी कि लड़कियों के बॉडी में खास करके बॉडी में बदलाव जल्दी देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। देखो, बॉयज़ में कितना था एज प्यूबर्टी का? 13 to 14, लेकिन लड़कियों में 10 से 12 साल के एज में ये सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर, द ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स, मतलब कि सेक्स सेल्स कॉल्ड ओवा और एग्स, जिसको हम लोग जैसे मेल में स्पर्म है, उसी प्रकार से फीमेल में एग या फिर आप उसको ओवा कहते हैं। तो ये हमारा किसके थ्रू होगा? ओवरीज के ही थ्रू हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हमारा ओवरीज के बारे में हो गया। अब इसमें ना लास्ट में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है एक टर्म के बारे में, वो हम लोग उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द टाइम एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म विच इज़ इन बिल्ट इन आवर बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन कब सेक्रेट होगा, कौन करेगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब का सब हमारे बॉडी में अपने आप इंटरनली होता है। अच्छा, क्या इसमें हमारा कोई रोल है? नहीं। हमारे बॉडी में जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको आप पढ़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में अभी भी हार्मोन रिलीज हो रहा है अलग अलग ग्लैंड के द्वारा। क्या आपको मालूम चल रहा है? नहीं मालूम चल रहा है, यानी कि इंटरनली होता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब है कि हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन कब रिलीज होना है, कैसे होना है, कौन करेगा, क्यों होगा, ये सब का सब हमारे बॉडी में अपने आप होता है, जो कि इनबिल्ट हमारे बॉडी में है और ये अंदर अंदर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अच्छा, इसको ना समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल,
इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज विच रेस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। अच्छा, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम किसका है? इंसुलिन का है। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी में क्या हो गया, शुगर का लेवल बढ़ गया, ठीक है, वो शुगर के लेवल को घटाने के लिए कौन काम करेगा? पेनक्रियाज का इंसुलिन काम करेगा। तो क्या ये इंसुलिन अपने लेवल को जब बढ़ाएगा ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, क्या आपको दिखेगा? फील कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ये अपने आप अंदर ही अंदर होता है। तो जब हमारे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन अपने आप बढ़ जाएगा, उसको वो कम कर देगा ब्लड शुगर को। और जब हमारा ब्लड शुगर का लेवल कम हो जाएगा, इंसुलिन अपने आप को भी क्या कर लेगा? कम कर लेगा। ठीक है, वही बात इसमें कहा गया था, एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स इंसुलिन सेक्रेशन इज रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली। तो जैसे हमारा ब्लड का शुगर लेवल अंदर ही अंदर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा पेनक्रिया करेगा, इंसुलिन को ज़्यादा सेक्रेट करेगा। कहेगा कि देखो ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पेनक्रिया क्या करेगा? इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा। और इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने का मतलब है ब्लड शुगर के लेवल को कम कर देना। और जैसे हमारा ब्लड का शुगर लेवल कम हो जाएगा, वैसे ही हमारा इंसुलिन भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। और इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीटली खत्म होता है। कोई डाउट इसमें? चलो, तो ऑनलाइन लेवल बच्चे इस पूरे चैप्टर में और किसी भी प्रकार के टॉपिक में आपको कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।